जय हिंद दोस्तों। चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया में नक्सलिज्म, उसकी स्टार्टिंग, बहुत सारा डेटा और ग्राफ्स, मैप्स इत्यादि के माध्यम से नक्सलवाद को भारत में अच्छे से समझा। साथ ही साथ जो रिसेंट एक बीजापुर में घटना घटी थी उसको भी हम लोगों ने समझा और बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग सलवा जुडूम मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सलवा जुडूम मूवमेंट की चर्चा तो की थी, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग इसको नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब भी हम लोग भारत में नक्सलवाद की बात करते हैं तो सलवा जुडूम मूवमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद की बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको सलवा जुडूम मूवमेंट को समझना होगा। और वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिसको आप सल्वाडोर मूवमेंट से रिलेट कर सकते हैं और इसे एज ए एग्जाम्पल भी बहुत सारे स्थानों पे प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर्स में इसको आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस मूवमेंट का, सल्वाडोर मूवमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा छत्तीसगढ़ में, और ये फेल हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारे मेन हाइलाइट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उसमें सबसे पहले तो सल्वाडोर मूवमेंट था क्या, इसके बाद इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे और इसके रिजल्ट्स क्या हुए, क्या क्या हमें देखने को मिला, इसके रिपरकशंस, और उसके बाद हम लोग एक इसका फेल्योर जो हुआ उसको समझेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन देखेंगे कि आखिर इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं वो आखिर फेल क्यों होते हैं और क्या कंक्लूजन निकला इसका, तो और इसकी आवश्यकता भी आखिर क्यों पड़ती है। साथ ही साथ हम लोग एक एस्पेक्ट यह भी समझेंगे कि भारत में जो नक्सलवाद था वो जनजातीय क्षेत्रों में ही क्यों ज़्यादा पनप पाया, क्यों ज़्यादा विकसित हो पाया। जो इंडिया में रेड कॉरिडोर का विस्तार हुआ वो क्यों मोस्टली ट्राइबल एरियाज में ही हुआ। तो इन पॉइंट्स को भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट होगा वो होगा सल्वाडोर मूवमेंट के बारे में, उसके डेफिनेशन से संबंधित। तो सबसे पहले तो हम लोग एक प्रॉपर बुक्स लैंग्वेज में एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। Salvador, meaning peace march in Gondi language, was a militia that was mobilized and deployed as a part of counter-insurgency operations in Chhattisgarh, India, aimed at countering Naxalite activities in the region. The militia, consisting of local tribal youth, received support and training from the Chhattisgarh state government. It was outlawed and banned by a Supreme Court order but continues to exist in the form of armed auxiliary forces, district reserve groups, and other groups. तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में देखा, और यहाँ पे वास्तव में पूरी डिटेल में इस मूवमेंट को बताया गया है। छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा ही पैराग्राफ है, लेकिन काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ इससे आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ पाए। सल्वाडोर मूवमेंट की जो छत्तीसगढ़ में स्टार्टिंग हुई, तो क्यों, क्या कॉजेज रहे, तो कॉजेज सबसे पीछे वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की टेरेन कुछ इस प्रकार की थी कि वहाँ पे अगर हमें गुरिल्ला वॉरफेयर या जंगल वॉरफेयर को समझना है या उसको हमें ऑपरेट करना है और उस डेंस फॉरेस्ट एरिया में, छत्तीसगढ़ में स्पेशली जो बस्तर रीजन है वहाँ पे, तो जो लोकल लोग हैं, लोकल ट्राइबल लड़के हैं, यूथ हैं, उनको हमें साथ में लाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के एरियाज़ में कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो लोकल हैं वो ज़्यादा उसकी ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, वहाँ की जो टेरेन है उसको समझ सकते हैं। और इसके हमको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिलेंगे वर्ल्ड लेवल पर भी कि जहाँ पे कोई आर्मी भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर वो उस लोकल टेरेन से अच्छे से वाकिफ़ नहीं है, अच्छे से नहीं समझती है उस लोकल टेरेन को, तो उसको हार का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसा हम लोग वियतनाम वॉर में देखते हैं। वियतनाम वॉर में यूएसए के साथ यही स्थितियां हुई थी। तो इस एग्जाम्पल को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो स्थितियां यूएसए की वियतनाम वॉर में हुई थी, क्योंकि वहाँ की जो लोकल ज्योग्राफी थी वो बिल्कुल अलग थी और वहाँ पे यूएसए को एक तरीके से पीछे हटना पड़ा था।
हार का सामना करना पड़ा था। सेम वैसी ही स्थितियाँ आप अगर और डिटेल में और कुछ और एग्ज़ाम्पल्स से अगर आप इस चीज़ को रिलेट करें, समझें, तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं लाइक विश्व युद्ध के टाइम पे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब एक टाइम पे जर्मनी की जो सेनाएँ थीं वो आ रही थीं, रशिया में एंट्री ले रही थीं, तो जो वहाँ का टेरेन था वो उसको उतना सूट नहीं किया, स्पेशली जो कोल्ड वेदर थी वहाँ की, रशिया की, सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास का जो साइबेरिया रीजन था वहाँ की। और यही एक मेजर रीजन रहा कि जो स्टालिन ने उस एरिया में जीत हासिल की। ये मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये एग्जांपल मैंने दिया, मैंने वियतनाम वॉर का एग्जांपल दिया, और ऐसे आपको वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे वार में ज्योग्राफी का एक मेजर रोल होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ज्योग्राफी का एक मेजर रोल होता है। और सेम केस यहाँ पर भी है कि यहाँ की स्पेशली जो दंडक वन का इलाका है, अबूझमाड़ का क्षेत्र है, बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है, कि मैप में आप देख भी सकते हैं। बस्तर रीजन में कुल 7 जिले आते हैं। पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के डिवीज़न को भी समझा था कि सरगुजा डिवीज़न है, बिलासपुर डिवीज़न है, दुर्ग डिवीज़न, रायपुर डिवीज़न और बस्तर डिवीज़न। जिसमें कि जो हमारा बस्तर डिवीज़न है, हम लोगों ने डेथ का भी डेटा एक देखा था कि मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो इसी रीजन में हुई है। तो ये जो बस्तर डिवीज़न है यही नक्सलवाद से हाईली अफेक्टेड है। तो यहीं से मेनली सलवा जुडूम की शुरुआत इसी संभाग में होती है, और 2005 से 2011 के टाइम पीरियड में। हालांकि 2011 में तो इसे पूर्णतः रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन 2005 से 2011 तक कहीं ना कहीं, वैसे तो 2008 के बाद से ही इसका प्रभाव कम होने लगा था, लेकिन 2011 से तो पूर्णतः ये बंद हो गया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफी की। तो इन एरियाज में ज्योग्राफी ऐसी है कि आपको लोकल लोगों को, जो ट्राइबल यूथ है, जो लोकल लड़के हैं, उनको आपको अपने आप में शामिल करना ही पड़ेगा, उनको अपनी फोर्स में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नीड है गुरिल्ला वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर में। तो ये तो आपको एक कॉज समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो अगर इस चीज़ को बताना हो कि सलवा जुडो मूवमेंट जो शुरू हुआ, जो उसकी स्टार्टिंग हुई वो क्यों हुई, तो उसमें आप ये ज्योग्राफी वाला जो फैक्टर है इसको आप एक बड़ा मेजर रोल इसका था इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कॉज में एक ये था कि गवर्नमेंट को ये लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो जो लोकल लोग हैं वही अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि एक जन आंदोलन के रूप में हो जाएगा और नक्सलवाद उस क्षेत्र से समाप्त हो सकता है। और इसमें किया क्या गया, इसमें जो लोकल यूथ था, जो लोकल पॉपुलेशन थी, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उनको फंड, आर्म्स, एम्युनिशन ये सब प्रोवाइड किया गया, और उनको छोड़ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी गई। हालांकि उतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और इसकी आगे चल के आलोचना भी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी उनको दिया गया कहीं कहीं पे। लेकिन वो ट्रेनिंग कोई ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, और उनको हथियार दिए गए कि वो अपने क्षेत्र में जो भी इस तरह की नक्सली घटनाएं हो रही हैं, जो नक्सली हैं, नक्सलाइट्स हैं, उनके खिलाफ वो विद्रोह करें, लड़ाई लड़ें। तो उनको इस तरीके से सपोर्ट किया गया छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें मेन लीडर जिनका नाम सामने आता है वो नाम आता है महेंद्र कर्मा का, जो कि एक ट्राइबल लीडर थे और कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे। और इसकी स्टार्टिंग में मतलब अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखें तो 1991 में इन्होंने ही एक जन जागरण अभियान की भी स्टार्टिंग की थी। तो वहाँ से, हालांकि जन जागरण अभियान में ऐसा कुछ उनको हथियार लोगों को नहीं सप्लाई किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहीं से एक पृष्ठभूमि बन रही थी कि जो लोकल लोग हों वो इकट्ठा हों और वो इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज़ पे चर्चा की थी कि 1970s से नक्सलवाद भारत में अपना प्रसार करना शुरू कर चुका था। तो 1991 में आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि महेंद्र कर्मा ने एक जन जागरण अभियान शुरू किया और लोग इससे जुड़ने लगे, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया। इसमें कोई ऐसा आर्म्ड रेबेलियन या उनको हथियार देना, एक हथियार सहित विद्रोह, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक सिंपल साधारण आंदोलन था
जिसको जन जागरण अभियान कहा गया। लेकिन आगे चल के फिर 2005 में शुरुआत होती है सर्वाधिक मूवमेंट की। तो यहाँ से अब आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने पहले डेफिनेशन भी देखी थी, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि सर्वाधिक मूवमेंट क्या था। तो एक प्रकार का ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसपे जो लोकल ट्राइबल यूथ था, जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसको ये हथियार दिए गए कि वो ही अपने क्षेत्र में जो नक्सलवाद की समस्या है उसका वो खात्मा करें। और इसके पीछे कॉजेस क्या थे, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो मैंने जियोग्राफी वाला एक फैक्टर बताया, प्लस ये भी बताया कि किस तरीके से जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उसको ये लगता था कि अगर हम जो लोकल लोग हैं उनको शामिल करेंगे तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। हालांकि ऐसा था नहीं, हुआ इसके विपरीत। अब हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे। हुआ यहाँ पे ये कि चूंकि वो जो लोग थे वो कोई ट्रेंड नहीं थे, अगर उनके हाथों में हथियार आ गए तो बहुत सारे लोगों में आपस में भी कुछ मतभेद थे, आपसी रंजिशें थी, वो सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ इससे कि उनमें आपस में ही एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो जो हथियार उनको मिले थे नक्सलियों को मारने के लिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जहाँ पर वो उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। ऐसे बहुत सारे केस हैं और हजारों लोग को वहां से माइग्रेट करना पड़ा। काफी सैकड़ों गांव के गांव जल गए और काफी ज्यादा डेथ्स भी हुई इसमें। और फिर जाके इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है और 2011 में जुलाई में ये ऑर्डर आता है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है और स्टेट कभी भी इस तरीके की मिलिशियास, इस तरीके के आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब जैसे इसको मैं फिर से अगर किसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के टॉपिक से रिलेट करूं तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे अपने फायदे के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट, कोई भी स्टेट, वो किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है, फंड देता है या हथियार देता है, लेकिन बाद में आगे चल के उसका उसको लाभ नहीं मिलता है बल्कि हानि ही मिलती है। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया, यूएसएसआर को अफगानिस्तान से हटाने के लिए, लेकिन इन फ्यूचर आखिर में यूएसए को तालिबान से ही लड़ाई लड़नी पड़ी। और अंत में अभी आपको पता है कि 2021 में किस तरीके से 20 साल लड़ने के बाद भी यूएसए तालिबान को नहीं जो है हरा पाया और वहां से उसको भागना पड़ा। हम लोगों ने इसके पहले जो एक तालिबान वाला लेक्चर था उसमें डिटेल में इस चीज़ को समझा है, डिटेल में हम लोगों ने पूरी कहानी को देखा था वहां पे। इसके बाद सीरिया में भी सेम केस हुआ, सीरिया के लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि वहां पर भी यूएसए ने जो रेबल्स थे उनको सपोर्ट किया। या आईएसआईएस अगर आप राइज देखें, इस्लामिक स्टेट्स, अल कायदा, फिर मैंने अभी तालिबान बताया, मैंने सीरिया का एग्जांपल लिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रेबल ग्रुप्स हैं जिनका जो उदय हुआ वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया कि उनको उस पर्टिकुलर रीजन में हेल्प मिले अपने आप को स्टैब्लिश करने में। लेकिन वो हुआ नहीं। जब वहां पे स्थितियां कुछ बेहतर हुई तो वो जो रेबल ग्रुप थे वो आगे चल के वो ही यूएसए के अगेंस्ट हो गए। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी था कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो सपोर्ट कर रही थी इन मिलिशियास को। लेकिन अगर बाई चांस आप कल्पना करिए कि ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती तो क्या स्थितियां होती, और ज़्यादा डेथ्स होती, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती। पर आगे चल के इन्हीं सेवा जुलूम में से जो लोग आंदोलन में थे, जो हथियार चला रहे थे, उन्हीं में से कोई कुछ लोग लीडर बन के आ जाते और फिर वहां पे इनका भी एक ग्रुप हो जाता। और हो सकता है इन फ्यूचर इसमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती जिसकी की राइवलरी उस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से होती। इन फ्यूचर ऐसा ही होता निश्चित तौर पे। तो ये स्थितियां वहां पे बन सकती थी। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि कभी भी कोई भी स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब जब भी हम लोग जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्टेट एक नेशन के रूप में हम लोग स्टेट टर्म का यूज करते हैं। और वैसे नॉर्मली तो हम लोग जब आम बोलचाल की भाषा में राज्य को स्टेट कह देते हैं। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब उस एक एंटिटी से है, उस एक जियोग्राफिकल एरिया से है, जो कभी भी अगर किसी इस तरीके के रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इन फ्यूचर उसको हानि ही
झेलनी पड़ेगी। और वही सेम एग्जांपल हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में समझा, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखे, और वही केस यहाँ पर भी था। तो इसलिए इसका एक जो फेल्योर हुआ, जो फेल हुआ ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट, उसके फेल होने के पीछे यही रीज़न था कि इस पे प्लानिंग के तहत नहीं शुरू किया गया। और इसको एक तो प्लानिंग के तहत नहीं शुरू किया गया, प्लस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि जो नक्सलवाद का विस्तार है बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में था। इस तरह की चीज़ें सफल हो सकती हैं, लेकिन इन सीमित क्षेत्रों में हो सकती हैं जहाँ की आपको पता है कि ये चुनिंदा लोग को ही हमें अ, अपने निशाने पे लेना है। लेकिन यहाँ पर तो हम कह नहीं सकते कि वास्तव में कौन सा पर्सन नक्सली मानसिकता का है और कौन सा नहीं है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की जो टैक्टिक्स है ये कभी भी लाभप्रद नहीं होती है। ये तो रहा दोस्तों सल्वाजुडो मूवमेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें और है, एक बुक है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। इसका की टाइटल है दंडकारण्य में नक्सली के तांडव और सेल्वाजुडोम। ये बुक सेल्वाजुडोम अगर आपको अच्छे से समझना है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को अगर आपको समझना है तो ये बुक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इन फ्यूचर मैं इस बुक का एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और इसके जो भी इम्पैक्ट्स पड़े हैं उससे संबंधित है। तो वो हालांकि हम लोग किसी अपकमिंग लेक्चर में उस पर बात करेंगे। तो ये तो रहा सवा जोडूम के बारे में। अब आगे इस आज के लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट आगे इस आज के लेक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट यह भी था कि क्यों जो नक्सलवाद था वो जनजातीय क्षेत्रों में ही उसका ज़्यादा विस्तार हुआ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि, और ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि 1967 में कैसे स्टार्टिंग होती है, जंगल संथाल कानून सन्याल की हम लोगों ने चर्चा की, और नक्सलबाड़ी में जो शुरुआत हुई उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन वो तो एक स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इसका जो स्प्रेड हुआ, जो विस्तार हुआ, वो इंडिया में जो हमारे ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पे हुआ। उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो ट्राइबल एरियाज की ज्योग्राफी, ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वहाँ की ज्योग्राफी जो टेरेन होता है बहुत ही टफ होता है, और टफ टेरेन होने के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट की जो पहुँच होती है वो नहीं होती है, होती भी है बट नॉर्मल एरियाज की तुलना में कम होती है। चाहे हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र के वो क्षेत्र जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर लगाते हैं छत्तीसगढ़ से, जैसे गढ़चिरौली और गोंडिया का इलाका, इसके अलावा उड़ीसा के क्षेत्र। तो ये जो पूरा रीजन है, और एक समय में बिहार भी इससे काफ़ी प्रभावित रहा था। यूपी में मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र भी, वो भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, हालांकि अब तो वो सेफ है। तो ये जो हमारे क्षेत्र थे, यूपी का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड हाईली अफेक्टेड, मध्य प्रदेश में भी वो क्षेत्र, ईस्ट एमपी का क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, इसमें कि शहडोल, उमरिया, मंडला, ढिंडोरी इत्यादि क्षेत्र आते हैं, ये वाला इलाका। ये मैप भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं एक समझने के लिए, हिंट के तौर पे। तो ये सब इलाके, अब इतने ज़्यादा एरिया में जब इसका जो स्प्रेड हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ये ट्राइबल एरियाज थे, यहाँ की ज्योग्राफी टफ थी, टेरेन बहुत टफ थी, और इसके कारण गवर्नमेंट की पहुंच उतनी नहीं थी, बहुत जगह चीज़ों के अभाव थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी। अब जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी तो वहाँ का जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो इन लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को ये लोग कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ले पाए कि वो, एक तो वो वैसे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के विरोध में रहे ही होंगे लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, क्योंकि वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उन लोगों को। एक तो ये, और ऊपर से जब ये नक्सली उन क्षेत्रों में आ गए तो कहीं ना कहीं उन लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को एक बल मिल गया उन स्थानों पे। तो यहाँ पे एक, कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए गए जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। और ये मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे जो नक्सली ऐसे हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, और जब मैं अपने एरिया में विजिट किया हूँ एमपी में, झारखंड में, रिसर्च के दौरान, तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कहीं ना कहीं पहले नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं
और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने भी ये बताया कि उस टाइम पे जो नक्सली एक तरीके से वर्दी पहन रहे हैं और वो हथियार लेके चल रहे हैं, तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा है ट्राइबल यूथ। तो उनको ये लगा कि अब ये जो है ये हमारे मसीहा है और ये हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ये इसको सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्टिंग वहां से। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जनजातीय क्षेत्रों की ज्योग्राफी ऐसी थी कि वहाँ की ज्योग्राफी ने ही एक मेजर रोल प्ले किया कि एक तो सरकार का पहुंच वहाँ पे कम होना, सुविधाओं का अभाव होना, बहुत सारी फैसिलिटीज उतनी नहीं थी जितनी प्लेन एरियाज में थी या अदर नॉर्मल एरियाज में थी। तो इससे एक तो पहले से ही वहाँ के लोग अभावग्रस्त थे। और जब इस क्षेत्रों में नक्सली आ गए तो उनको एक बल मिल गया कि चलो कोई तो एक ऐसा पर्सन आया है, कोई ऐसा ग्रुप आया है जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकता है। तो ये चीजें हुई और यहाँ से एक बार शुरुआत हो गया मूवमेंट का। जब इस तरह का आंदोलन एक बार शुरू हो गया, वो लोग इनके कह सकते हैं कि जो उनकी फोर्स थी उसमें भर्ती हो गए, इनका रिक्रूटमेंट हो गया। तो फिर वहां से निकल पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चीज है कि अगर कोई उस नक्सलियों के कैंप में एक बार चला गया और उनके साथ रहने लगा तो फिर वो उसमें बढ़ते हुए चले जाते हैं और फिर वो वहां से नहीं निकल पाते हैं। और अगर किसी एक फैमिली से कुछ लोग चले गए, गांव के कुछ लोग चले गए, तो फिर वो पूरा का पूरा जो गांव है वो उनके निशाने पे हमेशा रहता है। और ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गांव वालों को, क्योंकि ग्रामीण वासी जो ऐसे होते हैं, और मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी लिया तो उससे भी यही चीज़ क्लियर हुई कि जो ग्रामीण हैं उनके साथ सबसे मेन जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि वो ना तो जो पुलिस है उसका साथ दे सकते हैं और ना ही वो साथ दे सकते हैं नक्सलियों का, क्योंकि अगर वो नक्सलियों का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस उनके अगेंस्ट में हो जाएगी, और अगर पुलिस का साथ देंगे तो नक्सली उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। और वो हमेशा पुलिस के प्रोटेक्शन में रह भी नहीं सकते हैं कि उनको आप सिक्योरिटी दीजिए उस पूरे विलेज को, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे मैटर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वो होती है ग्रामीण वासियों की। और इन्हीं सब घटनाओं के कारण आज भी जो बस्तर डिवीज़न है छत्तीसगढ़ का, वो हाईली नक्सल अफेक्टेड है। और इतना ब्यूटीफुल टेरेन और ब्यूटीफुल ज्योग्राफी होते हुए भी वहाँ पे जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसका उतना यूज़ नहीं हो पाया है। तो ये तो रहा दोस्तों एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सर्वाजुडोम मूवमेंट का। और स्टार्टिंग में मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि सर्वाजुडोम का गोंडी लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है वो होता है पीसफुल मार्च। लेकिन आप सोचिए कि इसका मीनिंग है पीसफुल मार्च, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हुए जो या इसका जो पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक था। तो ये तो दोस्तों ना सलवार मूवमेंट के विषय में एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग एक इसी से संबंधित कांड हुआ 2013 में। 2011 में तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इन 2013 एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, एक मैसेकर हुआ दरबार वाली दरभंगा वैली मैसेकर के नाम से इसको जाना जाता है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे देखिएगा। दरभंगा घाटी में जो एक कांड हुआ था उसमें 2013 में, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 25 मई 2013 को सुकमा, ये लोकेशन है सुकमा में, एक रीजन है, एक एरिया है दरगाह वैली, वहाँ से एक पूरा कॉन्वॉय गुजर रहा था कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस का। और वहाँ पे नक्सली अटैक होता है और पूरे के पूरे उस कॉन्वॉय में बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, काफ़ी पॉलिटिशियंस थे जिनकी डेथ होती है, जिसमें कि काफ़ी बड़े नाम थे जैसे कि महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल इत्यादि। तो और महेंद्र कर्मा का जैसे मैंने आपको बताया था कि सलवा जुडुम को शुरुआत जो मिली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम महेंद्र कर्मा का आता है। और बाद में जब नक्सलियों का ऑफिशियल बयान आया तो उसमें ये आया कि मेन उनके टारगेट पे तब से ही, जब से सलवा जुडुम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब से ही उनके मेन टारगेट पे महेंद्र कर्मा ही थे। तो कहीं ना कहीं जो तो ये जो दरभा वैली मैसेकर हुआ, इसके पीछे जो सलवा जुडू मूवमेंट था उसका एक मेजर रोल था। उसी के कारण की दुखद घटना 2013 में हुई। उसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हुए। उसके रिजल्ट में यही हुआ कि इतनी एक दर्दनाक घटना वहाँ पे घटित हुई।
और इसमें अब आगे अगर हम लोग कुछ और चीज़ देखें, तो हालाँकि सुप्रीम कोर्ट का जैसे मैंने बताया कि रोक लगा दी गई उनकी तरफ से कि इस तरह का कोई भी आप मिलिशिया ग्रुप ट्रेंड नहीं करेंगे या इस तरह के आप लोगों को हथियार प्रोवाइड करके ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें जारी रही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में लड़ाई लड़ने के लिए लोकल्स की आवश्यकता है। जो जंगल वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, वहाँ की जो लोकल टेरियन है, उसको जो जंगल उस एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे। तो इसके लिए एक चीज़ थोड़ा सा चेंज लाया गया, उसमें ये किया गया कि पहले जो सल्वाडोर मूवमेंट में हथियार इत्यादि दिए गए थे वो ऐसे ही दे दिए गए थे, कोई वर्दी नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और दंतेश्वरी लड़ाके जो कि वुमेन कमांडो की एक यूनिट है, इसके अलावा बस्तर फाइटर फोर्स, बीएफएफ, इस तरीके के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, एसपीओज, इसकी स्टार्टिंग तो काफ़ी पहले की गई थी। और ये इस तरीके का उन्होंने एक स्टार्टिंग की कि हम अब क्या करेंगे कि ट्राइबल यूथ जो है उसको तो रिक्रूट करेंगे ही, लेकिन हम उनकी प्रॉपर हम उनको सैलरी देंगे, उनको वर्दी मिलेगी और वो एक उनको एक पोस्ट, एक पद मिलेगा, तब जाके ये लड़ाई सही से हो पाएगी। तो हाँ, ये कुछ मामले में कुछ हद तक उस मोमेंट की तुलना में ये चीज़ ठीक है कि आप एटलीस्ट उनको एक पोस्ट दे रहे हैं, उनको वर्दी दे रहे हैं। क्योंकि जब मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे भी और लोगों से बात भी की थी, तो उससे एक चीज़ ये निकल के आई थी कि जो ट्राइबल यूथ था, जो कि नक्सली भी वर्दी पहनते थे, तो वो उस वर्दी और उस बंदूक इत्यादि के प्रति उनके मन में काफ़ी एक अट्रैक्शन था, काफ़ी आकर्षण था। तो ये चीज़ तो हालाँकि गवर्नमेंट ने ठीक किया कि अगर उनको लोकल लोग चाहिए ही, तो एक छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग उसी में से डिवीज़न कर दिया। डीआरजी, दंतेश्वरी लड़ाके और बस्तर फाइटर फोर्स, ये चीज़ें हो गई। और उससे गवर्नमेंट को काफ़ी सहायता भी मिल रही है। हालाँकि रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ था बीजापुर में 6 जनवरी को, वो डीआरजी जवानों की गाड़ी पर ही हुआ था और उसमें नौजवान शहीद हुए थे। लेकिन इस पूरे रीजन में जो गवर्नमेंट को इतनी सफलता मिली है उसके पीछे डीआरजी, दंतेश्वरी लड़ाके और बस्तर फाइटर फोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि उस पूरे रीजन की ज्योग्राफी को ये लोग, चूंकि वहाँ के लोकल हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और उस रीजन की ज्योग्राफी को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी जो मिलिट्री है, जो भी आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं, जैसे वहाँ पे सीआरपीएफ रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो कितनी भी एक्सपर्ट हो, हाईली प्रोफेशनल हो, बट उस टेरेन में चूंकि उनको लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस लोकल टेरेन से अच्छे से भली भांति परिचित नहीं है, तो थोड़ी सी समस्या होती है। और इसीलिए इनका रिक्रूटमेंट भी होता है। जैसे मैंने डीआरजी, दंतेश्वरी लड़ाके और बस्तर फाइटर फोर्स की बात की। तो ये रहा दोस्तों लेक्चर सल्फा मूवमेंट पे और ट्राइबल एरियाज़ में नक्सलिज्म के इम्पैक्ट और क्यों इसकी स्टार्टिंग हुई और क्यों नक्सलिज्म ने ट्राइबल एरियाज़ को ही फोकस किया। और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताया वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेट करके, जियो पॉलिटिक्स से रिलेट करके। तो ये इसकी एंडिंग यहाँ पर होती है और अब आगे हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, या कोई इसमें आगे और डेवलपमेंट होता है इस रीजन में तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। जय हिंद।